हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नागपुर। मैं अमीशिया सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एम्स नर्सिंग 2026 की तैयारी स्मार्ट वे में कैसे करें। क्योंकि देखिए, मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है कि वो अपनी पढ़ाई कैसे करे, क्या कंटेंट पढ़ें, क्या छोड़ें। क्योंकि सब कंटेंट पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इस टाइम पे आपको ये है कि आप जल्दी से अपना सिलेबस पूरा करें और रिवीजन स्टार्ट करें। पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एम्स नर्सिंग एकदम ईजी एग्ज़ाम है। जिनका नीट में नहीं होता वो एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में जाते हैं, एम्स नर्सिंग में जाते हैं, एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका एम्स नर्सिंग में हो जाता है। और ऐसे भी नहीं है कि जो नीट की तैयारी करते हैं उनका ही एम्स नर्सिंग में होता है। और ये भी नहीं है कि चलो नीट के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं, सिलेबस सेम है तो एम्स नर्सिंग तो निकल ही जाएगा, ये भी नहीं है। एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम इतना भी ईजी नहीं है, इसको लाइट वे में मत लेना। अगर लाइट वे में लेते हो, एम्स नर्सिंग का ही नहीं, किसी की भी एग्ज़ाम को अगर हम लाइट वे में लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। और एम्स नर्सिंग भी स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड मेन चीज़ प्रॉपर स्ट्रेटजी मांगती है। ऐसे हम पढ़ते जा रहे, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आज ये टॉपिक उठा लिया, कल वो टॉपिक उठा लिया, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, मेरा ये टॉपिक हो गया, कल मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, ताकि एक टॉपिक को आप बार-बार ना पढ़ें। क्योंकि जैसे आपने आज आधा पढ़ा, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरा टॉपिक उठा लिया, परसों वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो डबल मेहनत होती है। उसको शुरू से पढ़ना पड़ता है अगर आपने उस दिन ढंग से नहीं पढ़ा। इस तरह से मेहनत मत कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगी, बस कुछ चीज़ें बताऊँगी जिनको आपको फॉलो करना है। 5 गोल्डन रूल्स फॉलो कीजिए आप बस। 5 गोल्डन रूल्स में क्या है, सबसे पहले तो 1 सब्जेक्ट के लिए ओनली 1 स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। वो मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। देन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपकी, देन आपको उनको रटना है। पहले आपके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए किसी भी चीज़ के, जैसे फिजिक्स है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन आपको उनको रटना है। फिर आपको एमसीक्यू लगाने हैं, रिवीजन करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मॉक टेस्ट देने हैं। उससे आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। और आपको एनालिसिस करना, ऐसे नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दिया और उसको छोड़ दिया, ये कि आपने मॉक टेस्ट दिया और उसको छोड़ दिया, आपने कोई भी एनालिसिस नहीं किया, उन टेस्ट से कंक्लूजन नहीं निकाला है कि आपकी इस चीज़ पे ये गलती है। देन आपको उनको नोट करना है कि मेरी ये चीज़ में ये गलती हुई है, एक कॉपी डाल लीजिए। मैंने मैंने अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर, तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी ये बोल रखा है कि आपको अपनी जो गलतियाँ होती हैं उनको एक बुक में, नोटबुक में लिख के रखना है। और आपको ये भी पता होगा कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है पिछली जो वीडियोस है मेरे, जो एम्स नर्सिंग 2025 से पहले जो मैंने वीडियोस में बताया है कि इस तरीके का पेपर आता है, इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। अगर जिन बच्चों ने मेरे को फॉलो किया है तो उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा। अगर उन्होंने सीरियसली इसको फॉलो किया है तो प्लीज़, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप एक नोटबुक डालिए, उसमें आप अपनी कोई भी गलतियाँ करते हैं, पेपर्स वगैरह देते हैं, कोई भी मिस्टेक्स करते हैं, तो उनको एक नोटबुक के अंदर लिखिए। आप आज सोचोगे कि हाँ ठीक है, मैं आपसे वो नोटबुक डालूंगी, लेकिन कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। वो एक टेस्ट के अंदर फॉलो करते हैं, दूसरी टेस्ट के अंदर फॉलो नहीं करते हैं। सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली गाइज। और मैं आपको एक दोस्त के जैसे ही बता रही हूँ कि एम्स नर्सिंग इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है और इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर स्ट्रेटजी से करते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए। देन हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर वही सब, जैसे मैंने 5 गोल्डन रूल्स बताए थे, उन गोल्डन रूल्स को हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। उनको इन सब्जेक्ट के अंदर भी अप्लाई करना है। उनको तो अप्लाई करना है सब्जेक्ट के अंदर, बट कैसे अप्लाई करना है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जैसे रिएक्शन को पहले रटना नहीं है, रिएक्शन को पहले समझना है कि ये रिएक्शन कैसे हुई, इसके अंदर कौन सा रिएजेंट है, कौन सा इंटरमीडिएट है, ये कैसे आया। सबसे पहले रिएक्शन को समझना, देन उनको रटना है। रिएक्शन को जैसे उनके नाम के अकॉर्डिंग याद रखो, कोई निमोनिक्स बनाओ। ये तो आपको पता होगा कि हाँ कैसे उनको इजीली रटा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ कि आपको रिएक्शन कैसे इजीली याद हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगी।
तो आपको इस तरीके से उनको रटना है और आपको इस तरीके से रटना है कि आप उनको जल्दी ना भूलो और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी निमोनिक्स बना के भी उनको रट सकते हैं। जिन चैप्टर्स के अंदर एमसीक्यू आते हैं उन चीज़ों को आपको एमसीक्यू उनके ज़्यादा सोल्व करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो एमसीक्यू आपको लगाना है। देन हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर भी यही है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे 1D है, 2D है, इन चैप्टर्स को ले लीजिए। इनके अंदर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। देन आपको कोई फॉर्मूलाज वगैरह उनको रटो, फिर आपको रटना है। पहले क्वेश्चन सोल्व, पहले आपको जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर किससे होंगे? एमसीक्यू वगैरह से होंगे। देन कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, उनको आप पहले समझिए। देन उनके जो आंसर है उनको आप डायरेक्ट रट भी सकते हैं, पर उनको पहले आपको समझना है। सब चीज़ों के अंदर आपको यही तरीका अप्लाई करना है। बायो के अंदर आप ओनली एनसीईआरटी पढ़िए। बायो के अंदर तो बस एक ही तरीका है, चीज़ों को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ना है। क्वेश्चन निकालने उनके अंदर से कि क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, उनके अंदर मैक्सिमम जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं आप उनको एक जगह लिख लीजिए या फिर वो खुद से पूछिए और बार बार चीज़ों को आपको पढ़ना है। और बायो के अंदर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो डायग्राम होते हैं उनको भी आपको ढंग से पढ़ना है। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जीके के अंदर 15-20 मिनट इनफ है 1 डे के अंदर। और जीके के लिए आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जो मैंने अपलोड किया है जीके से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर हम डेली रूटीन की बात की करेंगे। डेली रूटीन आपको, आप किसी पेज पे लिख लीजिए कि आपको ये डेली रूटीन फॉलो करना है। अगर आप कोई अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर कंफर्टेबल है तो आप उठते हो तो सबसे पहले आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ना है। उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो अलग लिख लेने हैं। फिर दोपहर या फिर शाम के टाइम के अंदर अंदर आपको एमसीक्यू लगाने हैं उस चैप्टर्स के। और अगर कुछ मिस्टेक होती है, कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उनको अलग से लिख लेना है। देन रात के टाइम आपको उन एमसीक्यूज को देखने हैं जो आपके गलत हुए हैं, और अगर उनमें से भी कोई गलत होता है तो आपको उनको अलग से लिख के रखना है, ताकि आप वीक के एंड में आपको उनको वापस से लगाएं। और जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेना है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट नोट्स तो आप जैसे बनाते ही हैं तो उनको आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अपना एक टारगेट बना लीजिए। जब तक आप अपना एक दिन का टारगेट पूरा नहीं कर लेते हैं, जैसे आज आपने सोचा कि मेरे को ये चैप्टर, न्यू चैप्टर मैंने आज लिया है, उसको पढ़ के ही सोऊंगा, उसको मतलब आज करके ही रहूँगा। तो जब तक वो चैप्टर पूरा नहीं होता है तो तब तक आपको सोना नहीं है। या फिर जितना, जैसे आपने सोचा कि आज मेरे को आधा चैप्टर करना है, ये बड़ा चैप्टर मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो जब तक वो पूरा चैप्टर नहीं हो, जैसे टाइम लग जाता है कि आप, मैंने जैसे बोला कि आपको दोपहर में एमसीक्यू लगाने हैं, बट आपको ये है कि मेरे को आज ये चैप्टर करना है। अगर आप ऐसी रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि मेरे को आज के दिन में ये चैप्टर पूरा करना है, कल मैं एमसीक्यू लगा लूँगा, अगर ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं आप, तो आप ऐसे कीजिए कि जब तक वो चैप्टर पूरा नहीं होता है या फिर जब जो भी आपका टारगेट है दिन का वो पूरा नहीं होता है, जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ टारगेट होगा ना, वो टारगेट अगर आपका पूरा नहीं होता तो उससे पहले आपको सोना नहीं है। वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है और दूसरे दिन जो नया टारगेट लेते हैं पहले दिन ही डिसाइड कर लेना और नया टारगेट है उसको कंप्लीट करने पर फोकस करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अब तक ये बातें की कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब मैं ये आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सराउंडिंग की जो वॉइस है उसको थोड़ा अवॉइड करना। मैं मेरे घर पे हूँ तो थोड़ा उसको अवॉइड करना। बार बार स्ट्रेटजी बदलना, सिर्फ नोट्स पढ़ना, मॉक टेस्ट नहीं देना या फिर मॉक टेस्ट से डरना, दूसरों से कंपैरिजन करना, लास्ट मंथ में नई चीज़ें पढ़ना, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अब मैंने ये क्यों बोला कि बार बार स्ट्रेटजी बदलना? जैसे आज हम सोचते हैं कि मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, मैं इसको फॉलो करूँगी, बट आप किसी न किसी रीज़न से उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो प्लीज़ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको बार बार चेंज करें। दूसरा हमने बात की कि आपको किस चीज़ को अवॉइड करना है, आपको सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स ही नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, पेपर तो एनसीईआरटी के अंदर से आएगा, लाइन्स तो एनसीईआरटी की आएंगी ना। अगर आप नोट्स ही नोट्स पढ़े जा रहे हैं तो कैसे सिलेक्शन होगा? फिजिक्स के अंदर नोट्स चलते हैं,
बट उसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट वाली लाइन होती है तो उनको अभी आपको लिख लेना है, प्रॉपर उनको समझना है, रटना है, समझना है और फिर याद करना है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। पर बायो के अंदर तो एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके अंदर भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। और ओनली नोट्स ही नोट्स मत पढ़िए, नोट्स सब्जेक्ट को ईज़ी बनाता है बट नोट्स पे ही पूरा डिपेंड मत रहिए और मॉक टेस्ट से मत डरिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आप एनालिसिस कर पाएँगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है अभी, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस चैप्टर में आप वीक हैं, ये सब आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। और दूसरों से कंपैरिज़न करना छोड़ दीजिए कि उनके इतने नंबर आ रहे हैं या फिर उनका तो एम्स नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया है, मेरा नहीं हो पाया है, क्या मेरा एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाएगा? बिकॉज़ देखो उनका पढ़ा हुआ उनके काम आएगा, उनका सिलेक्शन उनके ही काम आएगा। आपको अपनी लाइफ़ बनानी है, आपको भी एक सीट लेनी है, तो उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आप दूसरों को देख के डीमोटिवेट मत हो। और दूसरी चीज़ है कि लास्ट मंथ में नई चीज़ें मत पढ़िए। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो लास्ट मंथ में आपको नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जैसे आपने कोई नया चैप्टर से उठा लिया, आपको वो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ना, उस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बजाय आपको पुरानी चीज़ें पढ़नी है जो आपको आती है। और वैसे तो लास्ट मंथ में मैं आपको ब गाइड करती रहूँगी कि आपको अब इस टाइम पे किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, जो आपके लिए बेनिफिट देंगी बहुत एग्ज़ाम के अंदर। हमने जिस पे बात की वो है कि आपको किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो सबके साथ होती है। सेल्फ डाउट, ये नॉर्मल चीज़ है, ये सबको आता है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। सेल्फ मतलब खुद पे ये से डाउट आता है, तो ये चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये नॉर्मल है, ये सबके अंदर आ सकती है, आपके अंदर ही नहीं है। दूसरा है स्लो प्रोग्रेस। आप पढ़ रहे हैं, आपको आसानी से याद नहीं हो रहा, आपकी प्रोग्रेस स्लो है, तो ये कोई सीरियस मैटर नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं उनके अंदर इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और उनको जल्दी याद नहीं होता, वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत धीरे याद होता है, तो ये कई बच्चों के अंदर हो सकता है, ये किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है। ये वो भी नहीं है कि आप उनको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है। ये है कि आपको धीरे याद होता है, कोई नहीं, आप धीरे याद कीजिए, पर आप जो पढ़ रहे हैं उनको ढंग से पढ़िए। दूसरी बात है, कंसिस्टेंसी इज़ मोर देन इंटेलिजेंस। आप भी जानते हैं कि इंटेलिजेंस इतनी मैटर नहीं करती जितनी कंसिस्टेंसी। कोई इंटेलिजेंट बंदा है, अगर वो आज पढ़ रहा है, उसने 1 वीक कोई पढ़ाई नहीं की, 2 दिन पढ़ाई नहीं की और कोई बच्चा जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, तो उसको उससे ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएगा वो। और आई होप आज मैंने आपको जो-जो चीज़ें बताई है, वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। लास्ट में मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, हमेशा याद रखो, मैं नहीं तो कौन भी है, कौन इधर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय गाइज़।